असावर का मूड बहुत खराब था। आज का दिन ही बुरा शुरू हुआ था। रात देर तक असाइनमेंट पर काम करते करते उसे बहुत देर के बाद नींद आई थी। फिर सुबह जल्दी उठना भी मुश्किल था। अम्मा ने देर से उठने पर उसे सख्त डांटा। फिर जितनी जल्दी में वो थी उतने ही उसके काम बिगड़ते चले गए। सर्दी में गीजर खराब होने की वजह से उसे बर्फ जैसे पानी से शावर लेना पड़ा और बाहर निकलते ही उसके दांत बजने लगे। जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने के चक्कर में दुपट्टा जल गया। दूसरा कपड़ा फिर से चुनना वक्त का नुकसान था। उसने अलमारी से हमरन दुपट्टा निकालकर वक्त की बचत करना चाहिए। आज सर अब्दुल्ला के असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तारीख थी। उनके गुस्सैल रवैये और जाबराना सलूक से सभी खौफ खाते थे। अब ये असावर की किस्मत थी जो ये सोच भी नहीं सकी थी कि ठीक वक्त पर अहमद ने उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने से मना कर दिया। मैं अब यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी? इस वक्त तो कोई पॉइंट भी नहीं मिलेगा, उसने मुंह बसुरा। मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। आज एक अहम मीटिंग है, उसके अहम नुक्ते मुझे बाबर से डिस्कस करने हैं। अहमद ने दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया। अम्मा ने असावर की रुआंसी हुई सूरत ना देखी, सो झट सिफारिशी का किरदार निभाने लगी। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा लेट हो भी गए तो फिर बहन की दुआ से क्या पता मीटिंग कामयाब हो जाए। अम्मा के कहने के बाद इनकार की गुंजाइश ही कहाँ रही। अहमद वैसे भी उनका सबसे ज्यादा लाडला और फरमान बरदार बेटा था, सो हुक्म मानते ही बन गया। उसके हाँ भरते ही असावर नाश्ता गोल करके उठ खड़ी हुई। उसे डर था कि 1 मिनट की भी देर हो गई तो कहीं अहमद फैसला ही ना बदल दे। खुदा खुदा करके भागम भाग यूनिवर्सिटी पहुंची तो पहली जानकारी यही मिली कि सर अब्दुल्ला की वालिदा की वफात हो गई है, इसलिए वह छुट्टी पर है। उसे अपनी सुबह सवेरे की हड़बौंग, भाई की मन्नत और भाग दौड़ बेकार लगी। उसने कॉरिडोर में रदा की तलाश में निगाहें दौड़ाईं, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दी। इससे उसने यही नतीजा निकाला कि मौसुफा आज खैर हाजिर है। वो मिलोल सी होकर लॉन में घास पर ही धूप सेकने बैठ गई, मगर नरम गर्म धूप भी उसके मूड में कोई राहत नहीं ला सकी। अंदरूनी जज्बात उसके चेहरे से जाहिर थे। लालो सफेद रंगत पर दिलकश नक्श लिए तीखे अंदाज में वो आसपास का जायजा लेने में मग्न थी, जब दो पहचान पहचान वाली आंखें उसे अपने आसपास के केंद्र में महसूस हुईं। ये हामजा था, बेहद खूबसूरत और वज़ी, यूनिवर्सिटी का होनहार तालिबे इल्म। हर तरह की इल्मी और अदबी सरगर्मियों में उसका नाम सबसे आगे रहता था। इन्हीं सरगर्मियों की वजह से वो असातिज़ा की निगाह में मशहूर था। वो नए तालेब और तालिबात को नियम और कायदों से अवगत कराता, फ़र्ज शनासी के उसूलों पर चलता था। उसकी परवाज़िश शख्सियत से बहुत सी लड़कियां भी प्रभावित थीं। कई ने तो बाकायदा दोस्ती की पेशकश तक कर डाली थी, मगर वो लिए दिए रहने वाला शख्स था। दोस्ताना और मुखलसाना सलूक के बावजूद एक खास हद कायम रखने का कायल था। यूं भी वो दिल की बात दिल में ही रखने वाला शख्स था, मगर सिवा फयाज के, क्योंकि फयाज उन लोगों में से था जो एक बार पीछे पड़ जाएं तो जिच करके सच उगलवा ही लेते हैं। दूसरी वजह यह थी कि वो हॉस्टल में उसका रूममेट भी था, उनका दिन रात का साथ था। फयाज के अलावा कोई इस बात से वाकिफ नहीं था कि हामजा ने दिल में असावर की मोहब्बत संचित कर रखी है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हमजा के पूछने पर असावर ने कदरे हैरत से चौंक कर उसे देखा। जी बिल्कुल, ये जमीन मेरे नाम अलॉट नहीं है। उसका मूड खराब होता तो जबान भी कड़वी कसैली हो जाती थी। उसके नरोठेपन पर भी हमजा के खुशगवार मूड पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पास ही घास पर बैठ गया। असावर को उसके इस तरह मुस्कुराने और टिकटकी बांध कर देखने से सख्त वहशत हो रही थी। क्या मेरे मुंह पर लतीफ़े लिखे हुए हैं जिनको पढ़कर आप महजूज हो रहे हैं? आखिरकार सख्त बरफरोख्ता होकर वो बोली थी। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाह रहा था। अब जबकि फाइनल ईयर है तो सोचा वक्त भी कम है और यही मुनासिब वक्त भी है। फिर आज आपकी बॉडीगार्ड भी नजर नहीं आ रही। यकीनी तौर पर
ये इशारा रिदा की तरफ था। वो पहली बार बिल्कुल चुपचाप उसको सुन रही थी, बल्कि उसकी निगाहों से हुवैदा होती वारफदगी से कुछ हरासा सी दिखाई दे रही थी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे घुमा फिराकर बात करनी नहीं आती। दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और इसी सिलसिले में अपने वालिदैन को आपके घर भेजूंगा। आपका जवाब क्या होगा? दूसरी तरफ वो गूंग सी बैठी उसको तक रही थी। फिर इस्तिरारी अंदाज में घास नोच नोच कर फेंकने लगी। क्या मेरा गुस्सा घास पर निकालने का इरादा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। वो हाथ झाड़ते हुए एकदम उठ खड़ी हुई। ये देखकर वो भी खड़ा हो गया था। क्या मैं इतना नाकाबिले कबूल और नाकाबिले एतबार हूं कि मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया गया? उसके लहजे में शिकस्तगी घुली हुई थी। जी, अगर मेरे वालिदैन हाँ करते हैं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा। वो धीमे से कहकर वहां से चल दी थी। हमजा उसे तब तक देखता रहा जब तक वो नजर से ओझल नहीं हो गई। सिद्दीकी साहब लॉन्स में बैठे सुबह का अखबार पढ़ रहे थे कि आलिया बेगम अपने कमरे से निकली और अतराफ में नजर दौड़ाई। सिद्दीकी साहब ने अखबार पढ़ते हुए रुक कर उनको देखा और चश्मा उतारकर बोले, बेगम, सुबह सवेरे चाय का एक कप तो पिला दें। तब आलिया बेगम ने किचन में झांका। ये आइजा दिखाई नहीं दे रही, न जाने कहाँ मर गई है। उनका मूड खराब हो गया था। इसी वक्त समरा लॉन्स में आई। उसके हाथ में कपड़े थे। अम्मी, आइजा कहाँ है? उसे कहा भी था कि मेरे कपड़े प्रेस कर देना। अभी तक वहीं बेड पर पड़े मेरा मुंह चिढ़ा रहे हैं। ये सुनकर आलिया बेगम के माथे पर शिकनों का जाल सा बन गया। अरे होगी कहाँ, वही जमाने भर का निराला शौक, छत पर मोए परिंदों को दाना पानी डाल रही होगी। फिर उन्होंने सख्त गुस्से में आवाज लगाई, आइजा, ओ आइजा। वो मुट्ठी भरकर रोटी के टुकड़े एक थाली में डाल रही थी कि तभी उसे अपने नाम की सदा सुनाई दी। उसने अपने माथे पर हल्की सी चपत मारी। हाय अल्लाह, मम्मानी की आवाज लगती है। आज फिर पारा हाई है। या अल्लाह मदद। वो तेजी से जग हाथों में थामे सीढ़ियों से नीचे उतरी। आखिरी सीढ़ी पर कदम रख रही थी कि आलिया मम्मानी उसे कीना तोज निगाहों से देखती नजर आई थी। उतर आई छत से। कितनी देर से आवाजें लगा रही हूं। 1000 बार कहा है कि ये जग भरकर ना ले जाया करो। उनका मूड सख्त खराब था। मेरी अच्छी मम्मानी, आप जानती हैं, जिस घर से चरिंद परिंद को दाना पानी मिलता है वहां रिस्क बंद नहीं होता। ये तो अच्छी बात है ना? आइजा मासूमियत से कहती हुई उनके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रही थी, जो गुस्से से लाल हो चुका था। ज्यादा पटर पटर जबान ना चलाओ, जाकर नाश्ता बनाओ। और हाँ, तुमने समरा के कपड़े क्यों नहीं प्रेस किए अभी तक? आइजा ने घबराकर उन्हें देखा, फिर जल्दी से बात संभाल ली। सॉरी मम्मानी, जहन से निकल गया था। वो सादगी से कहते हुए कपड़े उठाने लगी थी। आलिया बेगम उसे देखकर कलस कर रह गई थी। कभी खाना खाना तो नहीं भूलती तुम? मम्मानी जान, खाऊंगी नहीं तो जिंदा कैसे रहूंगी? जिंदा नहीं रहूंगी तो घर के काम कैसे करूंगी? आप सबका ख्याल कैसे रखूंगी? आइजा जल्दी जल्दी बोलती चली गई। आलिया बेगम उसे खश्मगीन निगाहों से घूरती हुई हाथ लहराकर बोले, जबान तो कैंची की तरह चल रही है, जरा हाथ भी चला लो। आइजा तेजी से किचन में आई थी, जहां सारे काम ऊपर तले उसके ही मुंतजिर थे। उसने तेजी से चूल्हा जलाकर चाय बनाई और फ्रिज से आटा निकालकर पराठे बनाने लगी थी। इसी अफरात फरी में उसने सबसे पहले मामून को नाश्ता पेश किया, फिर मम्मानी और समरा को उनका मनपसंद नाश्ता देने के बाद किचन से निकल आई। ठठरती सर्दी में मशीन लगाने का तसव्वुर उसे उदास सा कर रहा था। तभी असावर सामने से आती नजर आई। आलिया बेगम उसकी बिलाएं ले रही थी। वो अपनी समरा के लिए अहमर को सोचे हुए थी, इसीलिए असावर अपनी भतीजी की खूब आओ भगत कर रही थी। ये घर बेहद कशादा था, नूर मंजिल, जिसके 2 हिस्सों में तकसीम किए गए थे। एक में बड़े भाई और दूसरे में छोटे भाई और उनके बच्चे रहाइश पजीर थे। दोनों घरानों में आपसी मामले खुश उसलोबी से चल रहे थे। असावर पौधों को पानी दे रही थी।
जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वो चौंक गई। अम्मा नमाज़े असर के बाद तस्बीह में मशगूल थी। तभी उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और सामने ही 2 अजनबी खवातीन को देखकर ठटकी गई। पहला ख्याल ही उसे हमजा का आया था। वो पेपर से फरात के बाद अब घर पर ही हुआ करती थी और अनजाने में उसे हमजा का ध्यान सा रहने लगा था। हालांकि उस दिन के बाद से हमजा ने कभी उससे कलाम नहीं किया था। बस दूर दूर से मीठी गहरी नज़र से उसे देखता और पास से गुजर जाता। उसकी निगाहों में पना मोहब्बत का पैगाम असावर के दर्द दिल पर दस्तक देने लगा था। और अब अचानक उन खवातीन की आमद उसे खुश कर गई थी। वो उन्हें बैठाकर अम्मा को उनकी आमद का बताकर पुरजोश सी किचन में चली आई। उसे खुशी थी कि वो शख्स उसके साथ मुखलिस था, महज वक्त गुजारी नहीं कर रहा था। वो चाय के साथ लवाजिमात के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल होने लगी तो अंदर से आती अम्मा की आवाज़ सुनकर उसके पांव तले से जमीन खिसकने लगी। आम बेगम सख्त गुस्से में थी। आप तशरीफ ले जा सकती हो हैं, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है। उसकी शांत सी अम्मा बिला वजह गुस्सा नहीं करती थी। जरूर कोई वजह रही होगी, लेकिन क्या? वो समझने से कासिर थी। जा रहे हैं हम, हमें भी बेइज्जत होने का कोई शौक नहीं है। ये सारी जायदाद और रुपया क्या अपनी कब्र में ले जाएंगी? यही वक्त होता है, लड़की का मुस्तकबिल संवारने के लिए काम आ जाते हैं। वो मुअम्मर खातून बुक झुककर जा चुकी थी। इधर आम बेगम ने उसे पुरतकल्लुफ चाय के साथ आता देखकर सख्त बुरा मनाया था। किससे पूछकर ये सब लाई थी? अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? वापस लेकर जाओ। लालची लोग मुंह उठाकर आ जाते हैं। घर इसावर के नाम कर दूं? क्यों भला? उनका गुस्सा कम होने का नाम ना ले रहा था। वो चुपचाप वापस लौट गई। अम्मा ने उसकी चुप को न जाने क्या समझा, मगर लगता था कि असावर के होठों की हंसी छिन गई है। वो शगफ्त खो गई थी। हमें वक्त तितली की तरह पूरे घर में मंडलाने वाली को रोग लग गया था। कभी कभी असावर को खुद पर बेतहाशा गुस्सा आता। ना कोई वादा हुआ था, ना ही अहदो पैमान। फिर भी वो अनदेखी डोरी में बंधी हमजा के साथ दिल जोड़ बैठी थी। फिर मुकद्दर ना जुड़े और दिल जुड़ जाए तो दुख तो फितरी तौर पर होता ही है। कहीं न कहीं वो खुद को हमजा का मुजरिम समझ रही थी। फिर जब उसका यूनिवर्सिटी जाना हुआ तब इत्तेफाकन उसकी मुलाकात हमजा से हुई थी। वो कुछ शर्मसार सी खड़ी उंगलियां चटकाती रही थी। सॉरी, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं भेज सका। दरअसल हमारी फैमिली में फौतगी हो गई थी। तुम आगे एमफिल करोगी क्या? वो उससे पूछ रहा था और वो दिल पर ढेरे बोझ को सरकते महसूस कर रही थी। शुक्र है उस दिन आने वाली खवातीन का ताल्लुक हमजा से नहीं था। कैंटीन चलते हैं, समोसे खाते हैं, हमजा ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा तो वो इस बात में सिर हिला गई। दरअसल उससे इनकार होता ही ना था और जो दिल की मसन पर मुत्तमकिन हो उन्हें तवाक्कन संभव ही नहीं। जिंदगी में जहां दुख होते हैं वहां खुशियों के हसीन पल भी एक बार जरूर दस्तक देते हैं। अब ये इंसान का काम है कि वो अपनी मंजिल पाने के लिए किस हद तक कोशिश और सरगर्दान रहता है। इसी तरह असावर भी आने वाले रिश्तों को लगातार रद्द कर रही थी, क्योंकि उसे तो किसी और का इंतजार था। उसने तो हमजा से फोन नंबर का तबादला भी कर लिया था और उससे लगातार राब्ता में थी, मगर चाह कर भी उसे अपने वालिदीन को भेजने का ना कह सकी थी। समरा जैसे ही कॉलेज से लौटी, उसने वापसी पर अपनी सहेली के साथ खरीदे रिसाले शॉपर से निकाले और दुनिया व माफिया से बेखबर लिबास बदले बिना रिसाले की वारक गर्दानी में मशगूल हो गई। सरे वरक की मॉडल पर अचकती नजर डालकर उसने सबसे ज्यादा रोमांटिक कहानी निकाली थी, जहां हीरो हीरोइन के हुस्न की तारीफ में जमीनो आसमान के कलाबे मिलाता। छम से वो किरदार उसके जहन से होकर दिल को छू लेता और वो जी ही जी में शर्माने लगी। वो तसव्वुर की आंख से खुद को हीरोइन तसव्वुर करने लगी थी। वो किसी और ही जहान में पहुंची हुई थी। यहाँ तक कि उसे 2 बार आइजा बुलाने के लिए आई, मगर उसे आवाज ही ना सुनाई दी थी। होश में तो तब आई जब आलिया बेगम ने सर पर आ खड़े उसकी क्लास लेना शुरू की। ये तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो?
या ये सब अल्लाह बला का ढेर इकट्ठा करने? कम से कम लिबास तो बदल लेती। खाने पर नवाबजादी का इंतजार हो रहा है और यहाँ कोई फिक्र ही नहीं। वो हड़बड़ाकर एकदम सीधी होकर बेड की टेक छोड़ हक दक माँ की सलावातें सुन रही थी। अफ अम्मा, बस भी कर दे। नसाबी कुतुब के साथ साथ गैर नसाबी कुतुब भी तो पढ़ना चाहिए, उनसे सीखने को मिलता है। वो अपनी दानिस्ट में बड़ा जवाज लाई थी, मगर वो भी उसकी माँ थी। मुझे मालूम है जो असबाक तुम इकट्ठे करती हो, तुम्हारी उन कहानियों में तो लड़की बड़ी फरमान बरदार होती है, मगर मजाल है कि तुम एक बात भी मान जाओ। वो सर खुजाकर वॉशरूम में भागी थी। दरअसल उसे शुरू से ही ख्यालों ख्वाबों में रहना पसंद था और कुछ माँ बाप ने इकलौता जानकर उसकी हर खुशी पूरी की थी। आदिल सिद्दीकी और शफीक सिद्दीकी दोनों भाई थे। आदिल साहब अक्सर अलील रहा करते थे, इसलिए उनका बेटा अहमर चाचा शफीक के साथ ऑफिस संभालता था। साथ साथ काम करता अहमर उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा था। इसमें गुण ही इतने थे। वो घर और ऑफिस में हर जगह उठते बैठते उसके कसीदे पढ़ते रहते थे। आलिया बेगम भी समरा के सामने अक्सर अहमर के हवाले से तो मानी गुफ्तगू करती रहती थी, जिसकी वजह से उसका दिल अहमर के लिए धड़कने लगा था। मगर खुद अहमर के दिल में क्या चल रहा था, ये कोई भी नहीं जानता था। समरा की क्लासेस खत्म होने को थीं। फिर फाइनल एग्जाम्स के बाद फरागत ही फरागत थी, इसलिए आलिया बेगम ने साफ अंदाज में भाभी के कान में रिश्ते की बात डाल दी थी। अब वहां तक तो कहानी ठीक थी, मगर अहमर आयजा से शादी का तमन्नाई था, जिसके लिए उसके अहले खाना बिल्कुल भी ज़हनी और दिली तौर पर आमादा ना थे। आयजा कॉलेज के यूनिफॉर्म में तेज रफ्तार कदमों से स्टॉप से घर का रुख किए। बहुत थकन सी महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी कि घर में ढेरों काम उसके मुंतजिर होंगे। ऐश तो समरा के हैं कि घर पहुंचते ही मज़ेदार खाना उसके सामने टेबल पर पेश कर दिया जाता है। इन्हीं सोचों में वो घर पहुंच चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गई। लाउंज के सोफे पर अपना बैग रखकर वो खुद भी निढाल सी वहीं बैठ गई। इसी वक्त अहमर ठंडे पानी का ग्लास लिए लाउंज में दाखिल हुआ और ऐन उसे पेश किया। आयजा एकदम सीधी होकर बैठी और ग्लास थाम कर घटाघट पानी पी गई। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अहमर, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। सच्ची, कभी कभी तो तुम्हारी बलाएं लेने का दिल करता है। वो ऐसी ही थी, शफाफ दिल की मालिक। अहमर कान खुजाते हुए कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया था। अब मेरी बलाएं बाद में उतारना, जाकर खाना बनाओ। अम्मी समरा के साथ खाला की तरफ ये कहकर गई हैं कि आयजा जैसे ही आए खाना बना दे। अहमर उसके बुरे बुरे मुंह बनते देखकर मुस्कुराते हुए बोला, उफ, इतनी गर्मी है, उस पर ये किचन के काम, कल मेरा टेस्ट भी है। अहमर ने उसकी दमकती रंगत को गौर से देखा, फिर बोला, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। तुम बता देना, सब्जी मैं काट दूंगा। लाउंज में दाखिल होती समरा ने आखिरी जुमला सुन लिया था। क्या कहने, पहले जाकर लिस्ट में लिखा सामान लेकर आएं, अम्मा ने कहा है, जरूरी है। उसने अहमर को लिस्ट थमाई। उसकी तंजिया निगाहें आयजा के चेहरे में चुभ रही थीं। वो कल से वो मुसलसल उसके मुताल्लिक सोच रहा था और अब से बात करना चाह रहा था। बस पिलाओ दम पर है, अभी टेबल पर लगाती हूं। उसका यासियत भरा लहजा अहमर के दिल को छलनी कर गया था। आयजा, तुम किस तरह चाची जान की सख्त बातों को नजरअंदाज करके हरदम हंसती रहती हो। उनका रवैया अब खुद मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चला है। काश मैं तुम्हारी जिंदगी के कांटे चुन सकूं। अहमर ने बेहद उदासी से कहा। वो चौंक गई और खीरा काटते हुए उसके हाथ रुक से गए। वो बोली, अहमर, दुनिया के लोग बहुत जालिम हैं। उनको कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, वरना ये दुनिया हमें कच्चा चबा देगी। इसीलिए मैं हंसकर सब सुन लेती हूँ। इसी वक्त आलिया बेगम किचन में आई और अहमर को वहां देखकर मशकूक सी नजर आयजा पर डाली। फिर अहमर से मुखातिब हुई, अहमर बेटा,
तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं जानती हूँ, ये मैसनी हर वक्त मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरती रहती है। तुम अंदर चलो, समरा बुला रही है। आलिया बेगम ने आयजा को सख्त निगाहों से घूरा था। अरे नहीं चाची जान, मैं तो सिर्फ खाने का पूछने आया था। जाओ, बाहर जाकर बैठो। और तुम क्या, आज हम सबको भूखा मार दोगी? आलिया बेगम ने करखत लहजा में आयजा से कहा। अल्लाह न करे मामी, ये ले, झटपट तैयार है। शेफ आयजा के हाथ का यखनी पुलाव। आयजा ट्रे उठाकर शौक अंदाज में कहती हुई जरा भी उदास नहीं लग रही थी। घर में अजीब सा माहौल बना हुआ था। अहमर ने अरम बेगम से आयजा के लिए कहा था, जबकि आलिया बेगम बातों ही बातों में पहले ही भाभो से अपनी बेटी की बात कर चुकी थी। उसके कहने पर उन्होंने चमक कर कहा था, तुम पागल तो नहीं हो गए? वो कंगाल लड़की ब्याह कर ले आओ, जिसके हाथ में कुछ नहीं। अरे वो तो खुद अपने मामून के टुकड़ों पर पल रही है। उनके अंदाज पर वो सुलग कर रह गया और तड़प कर बोला, अम्मा कम से कम आप उसके लिए ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करें, वो मेरे लिए बहुत अहम। मैंने मना कर दिया तो कर दिया। वो ये कहकर वहां से उठ गईं, जबकि अहमर ने बेदिली से सिगरेट्स लगा ली थी। उस पर एक अजीब सी वहशत और कनौतियत तारी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। वो लगातार सिगरेट के खींच लगाते हुए सामने रखी भाप उड़ाती चाय को देखे जा रहा था। उसके अंदर भी वैसा ही धुआं उठ रहा था जैसे चाहे के मग से। गाड़ी तेजी से नूर मंजिल से निकली थी। फ्रंट सीट पर फयाज और उसके हमरा हमजा बराजमान था। मेन रोड पर आते ही कार सब रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ रवान दावा थी। वो दोनों खामोश बैठे थे। तभी पीछे की सीट पर मौजूद रकिया ने इस खामोशी को तोड़ा था। अब वो लोग जब हमारी तरफ आना चाहेंगे तो क्या होगा? वो खाते पीते ऊंचे घराने के मॉडर्न लोग, और हम ठहरे सादा लोग, गवार से। उनके लहजा में आजरदगी सी घुल गई थी। हमजा ने फयाज को मदद तलब निगाहों से देखा तो वो गला खनकार कर बोला, सब अच्छा होगा, आप बस शादी की तैयारियां करें। शादी मुकर्ररा वक्त पर ही होगी, बल्कि शादी इधर लाहौर में ही कर लेते हैं, मेरा घर हाजिर है। उसने खुले दिल से ऑफर की थी। दरअसल रकिया हमजा का रिश्ता लेकर आयजा के घर गई थी। उन लोगों को ना सिर्फ हमजा बहुत भाया था, बल्कि रकिया भी पसंद आई थी। ना नंद ना ससुर, बस अकेली सास, और वो भी बेइंतहा मोहब्बत करने वाली। यूं तो कोई मसला ना था। हमजा लोग जमींदार थे, किसी चीज की कमी ना थी। मगर लड़की के घर वाले वाजगाफ अल्फाज में कह चुके थे कि लड़की गांव में नहीं रह सकती। वो तो अंदर ही अंदर आयजा ने हमजा से वादा किया था कि बात की बाद में देखी जाएगी, वो गोठ में रह लेगी। उसे कोई एतराज नहीं है। यूं शादी तय पा गई थी। सुबह की अव्वलीन किरणों ने धरती पर अपने कदम जमाने शुरू किए और छन छन कर कमरे में आती रोशनी ने उसे बेदार कर दिया। वो जानती थी कि कुछ देर में सारे घर में जिंदगी की रमकाउद आएगी। कल सारी रात पढ़ने की वजह से वो देर से जागी थी, वरना वो बहुत जल्दी जाग जाती थी कि सुबह खेजी की आदी थी। उसने वॉशरूम का रुख किया। अभी ऊपर तले के बहुत सारे काम उसके मुंतजिर थे, जिनके लिए हिम्मत करना जरूरी था। वो फ्रेश होकर किचन में दाखिल हुई तो रात को पिज़्ज़ा एंजॉय करते हुए समरा और आयजा ने ढेरों बर्तन सिंक में जमा कर रखे थे। वो तो सारी सफाई सुथराई करके ही हटी थी, मगर अब बिखरा किचन फिर से उसका मुंह चढ़ा रहा था। उसने बुरा सा मुंह बनाकर सब स्लीप पर बिखरी चीजें समेटना शुरू की। जब तक वो बर्तन धोकर फारिग हुई, तब मामी ने किचन में झांका था। आज असावर की शॉपिंग के लिए जाना है। मेरा इरादा है कि मेरी समरा का भी साथ ही निकाह हो जाए, अपने अहम्र से। वो जानती थी कि उसे सुनाया जा रहा है, इसलिए वो चुप ही रही। दरअसल घर में बैक वक्त खुशी की फिजा भी थी और नागवारी भी। अहम्र कई मर्तबा रिश्ते के लिए अपनी अम्मा पर जोर डाल रहा था, मगर वो जानती थी कि ये मुमकिन नहीं और ना ही आसान है। तुम आज कॉलेज ना जाओ,
बच्चियां देर से जागेंगी तो उन्हें नाश्ता गर्म चाहिए होगा। नया हुक्मनामा जारी हुआ। मगर आज मेरा बहुत अहम टेस्ट है, वो पहली मर्तबा जच होकर बोली थी। हुआ करे हमारी बिला से। और 2 गरम सियाल आंसू उसके चेहरे को भिगो गए। आज तो बहुत मजा आया, सारी शॉपिंग ही तकरीबन हो गई है, समरा ने आलिया के पास बैठते हुए कहा। असावर ने शॉपिंग बैग्स खोलने शुरू कर दिए थे। करीब ही आइजा सब्जी बना रही थी। उसने गहरी निगाहों से उन्हें देखा। असावर के चेहरे की शादाबी बढ़ गई थी और खुश तो समरा भी बहुत थी। घर में उसकी और अहम्र की मंगनी का जिक्र चल रहा था। उसकी सोच का पंछी कहीं और ही परवाज भरने लगा। असावर की पसंद की शादी थी और समरा जिसको चाहा उसे पालेगी। ये बेसी और दुख तो सिर्फ यतीमों के हिस्से में आते हैं, उसने खोए खोए अंदाज में सोचा था। इसी वक्त आलिया बेगम ने आइजा पर एक तीखी निगाह डाली थी। तुम यहाँ बैठी टकर टकर क्या देख रही हो? जाओ जाकर खाना तैयार करो, कम बख्त सर पर ही सवार रहती है। वो बहुत आना वाली थी, कम ज़रफ ना थी और ना ही बदनीयत। उसने चुपचाप किचन की राह ली थी। अलबत्ता वो पहली मर्तबा सोच रही थी कि कुछ लोगों को तो बिना मुश्किल के सब कुछ मिल जाता है। न किसी चीज के लिए इंतजार की सलीब चढ़ना पड़ता है और ना ही सब्र की चक्की में पिसना पड़ता है। हर चीज बन मांगे मिल जाती है। फिर दिल ने उसे एकदम झड़कता तो उसने लरस कर तौबा की थी। वो कौन होती थी अल्लाह की तकसीम पर सवाल उठाने वाली? उसकी रजा, उसकी मसलहत कि किसको क्या, कब और कितना नवाजना है। फिर जब तक उसकी मिक्स सब्जी बन ना गई वो इस्तिग़फ़ार करती रही थी। बारात ने अहम्र की निगाहें आइजा के चेहरे का ही तवाफ करती रहीं। वो आज बहुत दिल से तैयार हुई थी। आज तो उसकी छुप ही निराली थी। अहम्र उससे शादी की बात करना चाहता था। फिर फूलों के गुजरे टेबल पर रखती आइजा को उसने पकड़ ही लिया। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्या मसला है? वो डूबडू बोली थी। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? वो जच होकर बोला। अच्छा, क्या वाकई? वो कंधे उठाकर लतालीकी का इजहार कर रही थी। तुम जानती हो कि मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। जी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये आपका मसला है, क्योंकि मुझे आपसे शादी करना ही नहीं है, ना आज ना कल। एक अरसा तक मैंने इस घर में महरूमी और नरवा सलूक देखा है, अब और नहीं। मैं तो ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो मुझे इज्जत दे और मैं सर उठाकर जी सकूं। उसके लफ्ज अहम्र के कलेजे के आर पार उतर गए थे। वो बेयकीनी से उसके रोशन चेहरे और दिलकश सरापाम में उलझा था। फिर वो भी खफा सा पलट गया और पूरी तकरीब में उसने आइजा को पलटकर नहीं देखा था। तब भी जब ऐलान हुआ कि आज असावर की रुखसती में समरा और अहम्र की मंगनी भी है, मगर दूसरी तरफ न जाने क्यों आइजा ने जब समरा की अंगुली में अहम्र के नाम की अंगूठी देखी तो नम आलूद पल के लिए मुस्कुरा दी थी। ये हवेली का वसी कमरा था जिसकी छत खासी बुलंद थी। वो कुछ घबराहट महसूस कर रही थी। उसने नागदाना निगाहों से कमरे का जायजा लिया, जिसकी दीवारें नक्श व निगार से माजीन थीं, और जिस पलंग पर उसे बैठाया गया था वो एक जहाजी साइज मनक्श पलंग था, जिसके रंग दीवारों के रंगों से हम आहंग थे। अगरचे ये खालिस्ता देही माहौल था, मगर इस सब में नफासत और सलीका झलकता था। दरवाजे चौबदार और खिड़कियां रंगीन शीशों वाली थीं, जहां से छन छन कर आने वाली रोशनी सुर्ख व सब्जी माइल रंग लिए हुए थी। बहुत ही खूबसूरत ख्वाबीदा सा माहौल था। उसका दिल तो अपने घर वाले से पहले ही जुड़ चुका था। अब इस घर से भी अपनायत महसूस हो रही थी। अचानक ही दरवाजा खुला और वो जो उम्मीद बांधे बैठी थी कि हमजा होगा, दरवाजे पर अपनी सास और उसके हमरा एक और फरबही माइल औरत को देखकर चौंक गई थी। बेटी, मैंने सोचा कि दूसरे गोट से आई तुम्हारी खाला जी से मिला दूं। सास अंदर आकर उससे मुखातिब हुई। असावर हैरान थी कि ये कौन सी खाला है जिनको वो पहचान नहीं पा रही। अरे बिटिया, क्या सोचे है, मैं तेरे खस्म की खाला हूं।
शब्द खस्म पर वो जी भरकर बदमजा हुई थी। वो बीबी पैरों फैलाए वहीं नए नकुर बेड पर नीम दराज हो गई थी। बेटी, रस्म होती है, सास के पैर दबाओ तो आगे नेक औलाद मिलती है। फिर मेरी ये बहन तो अल्लाह लोक है, तुम मेरे ही पैर दब दो। वो हैरान रह गई थी। वो नाजों से पली थी। उनके मिट्टी में अटे पैर और फटी एड़ियां देखकर ही उसका जी मतला सा गया था। अरे, तेरी बहू तो बहुत ही नखरेबाज है, जरा जो बड़ों का अदब हो। वो चुपचाप कड़वा घूंट भरकर उनके पैर दबाने लगी, यहां तक कि फिजा में खाला जी के खराटे गूंजने लगे। उसने थक कर हाथ खींच लिए तो वो एकदम हड़बड़ाकर जाग गई। अरे, जगा दिया, चलो अब तो तुम दबाती ही रहोगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। हमजा दिन चढ़े से जरा पहले आया, तब तक वो थक कर सो चुकी थी। अगली सुबह जब वो जागी तो कमरे में धूप आ रही थी। एक लम्हे तो उसे याद ही नहीं आया कि वो कहाँ है। उसने तड़प कर दीवारों और कमरे को बगौर देखा। कमरे में हमजा मौजूद नहीं था। पहले पहल हमजा शोक और खिलंदड़ा सा नौजवान था। बाप का साया सर पर ना था, ना ही बहन भाई की सूरत में कोई रिश्तेदार थे। जब खूनी रिश्तों का काल पड़ा हो तो फितरी तौर पर इस शख्स के अंदर एक खला सा रह जाता है। उसके अंदर भी मोहब्बत का खला था और वो चाहता था कि असावर उसे मोहब्बत से भर दे, मगर उसकी परवरिश में उसकी माँ ने भरपूर किरदार अदा किया था। और अब जबकि वो चाहती थी कि बहू घर में रौनक कर दे, तो बहू यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि कुछ अरसे बाद शहर में शिफ्ट हो जाए। जहां तक हमजा की बात थी, वो अभी तक कश्मकश का शिकार था। एक तरफ माँ थी तो दूसरी तरफ मोहब्बत। अब न जाने क्या होना था। जब वो फ्रेश बाहर निकली तो वही खाला सर के दरपे हो रही थी। बहू रानी, आज तो इतना सो ली, नहुसत फैला ली, दोबारा दिन चढ़े ना सोना। अब जल्दी मुंह पर कुछ थोप थप लो, जनानियां मिलने आ रही हैं पूरे गोट से। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो यहाँ रहेगी तो ये एतराज करेंगी ना, वो तो यहाँ से उड़न छू हो जाएगी। वो कुछ देर में तैयार थी। भूख से बुरा हाल था। उसे तो सुबह सवेरे चाय चाहिए होती थी, मगर वो चुप रही। एक दिन की दुल्हन मांगती भी कैसे। वो जब बाहर आई तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। घर का वसीओ अरीजा सहन भांत भांत के चेहरों से भरा हुआ था। इतनी ज्यादा औरतें और उनका वालहाना अंदाज, सभी उसका सर और माथा चूम रही थीं। कुछ इतनी जोर जोर से भेंच रही थीं कि उसका जी घबर रहा था। अभी तो पहली 4 कतारों की खवातीन ही मिल सकी थीं। अभी पीछे और 6 कतारें थीं। सब अपनी अपनी जबान में उसे दुआएं दे रही थीं। वो थकान से चूर हो गई थी। उन औरतों ने भी तो हद कर दी थी। उसे मोम की गुड़िया की तरह ट्रीट कर रही थी। ये उनकी रस्म थी, मगर उसका दम निकलते जा रहा था। ऐसे ही जब एक बड़ी बी उसका मुंह चूमने लगी तो वो एकदम चिल्ला उठी, बस प्लीज स्टॉप इट। ये कहकर वो कमरे की तरफ भाग गई और कमरे में आकर अपने अंदर उठते इश्काल को दबाने की हत्ती मुमकिन कोशिश करने लगी। इसी वक्त हमजा लाल भभू का चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुआ था। ये तुमने अच्छा नहीं किया। गोठ में हमारी कोई इज्जत है। तुम मेरे नाम पर एक दिन एक रस्म अदा ना कर सकी। सारी जिंदगी साथ निभाने की बातें, वो वादे क्या हुए? वो तेज तेज लहजे में बोल रहा था। वादे और बातें तो आपने भी बहुत बड़ी बड़ी की थी कि हर कदम मेरा साथ देंगे। कल कहाँ थे? और आज जब मैं सबके दरमियान शोपीस बनी हुई थी। वो रुहासी हो रही थी। तुमसे मुझे ये तवक्को हरगज ना थी, वो बददिली से बोला। इसी वक्त रकिया कमरे में दाखिल हुई। कोई बात नहीं बेटा, वो नई नई बिया कराई है, धीरे धीरे सब सीख लेगी। कसूर मेरा है, मैं ही उसको समझाए बिना इतने लोगों में ले गई थी। रकिया ने इनमें बेहजाहिर सुलह सफाई करवा दी थी, मगर दोनों के दिल से बात ना निकली और दोनों एक दूसरे से खफा थे।
अभी लोगों का तांता कम ना हुआ था कि एक नई मुसीबत आ गई। उसे कुछ मीठा बनाने की रस्म करनी थी। रस्म तो वो कर लेती, मगर उसे लकड़ियों पर खाना पकाने का तरीका मालूम ना था। बहू, तुम परेशान ना हो, मीरा हाथ बटा देगी, सास ने तसल्ली कराई। मगर वो जब लकड़ियां जला रही थी तो पहले तो धुएं के मरघोले से उसकी सांस रुकने लगी। फिर जब सांस जरा बहाल हुई तो उसने खीर बनाना शुरू की। अमीरा मेवे, पिस्ते और बादाम काट रही थी। उसने बेध्यानी में चम्मच चलाया तो हाथ ही जल गया। उसके आंसू ही थमने का नाम ले रहे थे। अमीरा ने जैसे तैसे उसकी जगह खीर बनाई, फिर भी नीचे लग गई थी। शाम का वक्त था। आज़ा सबको चाय देने के बाद अपना मग थामे टेरेस पर आ गई और खामोश खड़ी ढलते साए में आसमान पर परिंदों को उड़ते हुए देख रही थी। वो कम उम्र से ही अपने घर बार से महरूम थी। उसे महसूस होता था कि वो किसी के टुकड़ों पर पल रही है। इसी वक्त लॉन में मौजूद अहमर की वालिदा अरम बेगम की नजर उस पर पड़ी। उसे गुमसुम और उदास देखकर उन्होंने सोचा कि बिन माँ बाप की बच्ची बियाह कर तो ले आऊं, मगर फिर देवरानी का गुस्सा और खफगी। फिर वो ये भी सोच रही थीं कि वो खाली हाथ आकर उनके दर पर बैठ जाएगी। और अब तो अहमर की समरा से मंगनी भी हो चुकी थी, मगर बहुत अरसे से वो नोट कर रही थीं कि समरा कभी भूले से भी उनके पास आकर नहीं बैठती थी। वो जब उसे बुलाती तो बहुत नायगवारी से आती थी। अभी कल की बात थी कि वो बहुत देर से घर लौटी तो उन्होंने यूं ही कह दिया कि कोई मसला है तो अहमर ले आएगा, मगर उसे तो गोया गुस्सा ही चढ़ गया। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरी सक्रियताओं पर नजर रखने के लिए आप अहमर को मेरे सर पर मसलत कर देना चाहती हैं? वो हर लिहाज बालाए ताक रखकर बोली थी। तब से अरम बेगम के दिल में मलाल सा घर गया था कि अभी तो ये बहू बनकर नहीं आई तो ये तेवर थे। ना चाहते हुए भी वो समरा और आज़ा का तुलना करने लगी थी। अगरचे उन्होंने आज़ा को रद्द कर दिया था, मगर वो फिर भी उनके काम इसी तरह बढ़ बढ़कर करती थी। कभी कभी हमें हीरे की पहचान देर से होती है। वो भी अब पछता रही थी। बादलों की टुकड़ियां तैरती हुई आसमान को घेरे हुए थीं। यकदम चारों तरफ अंधेरा सा फैलने लगा था और बादल बरस पड़े। असावर का दिल भी बहुत बोझिल था। वो भी फुट फुट कर रो दी। वो बहुत उदास थी, मलूल सी। वो खुद जिद करके इधर अम्मी की तरफ आ गई थी। इतने अरसे से उसके पीछे कोई भी ना आया था। उसने भी जिद दिखाई और नतीजा ये निकला कि हमजा उससे नाराज हो गया। ऐसा भी नहीं था कि उसने घर बसाने की कोशिश नहीं की थी, मगर वो परेशान हो गई थी। भैंसों के बाड़े से उठती बू उसे नागवार लगती। उसे फिजा में अजीब सी बासंद महसूस होती थी। उसका दिल वहां ऊब गया था। भात भात की औरतें उसे घेरे रखती थीं। प्राइवेसी तो जैसे खत्म होकर रह गई थी। जब से शादी हुई थी, हमजा जमीनों के हिसाब किताब के सिलसिले में मसरूफ हवेली में होता ही नहीं था, और कभी होता भी तो ना जाने किन चक्रों में उलझा रहता था। वो उसके साथ 2 घड़ी बैठने को तरस गई थी। तंग आकर उसने अपनी सास से कहा कि वो कुछ दिन मैके जाना चाहती है। फिर उसे असल दुख परेशानी ये थी कि एक बार भी हमजा ने मना ना किया और ना उसके जाने के बाद उसकी खैर खैरियत पूछी। वो मलूल थी। सारी मुंह दिखावे की ही मोहब्बत थी शायद। और फिर दिल यहां भी नहीं लग रहा था। वो रो रही थी जब आज़ा आई। आप रो रही हैं? वो चौंकी थी। हाँ, दिल बहुत उदास है। वो इनकार न कर सकी। ऐसा क्यों? मुझे शायद एडजस्ट नहीं होना आया। वो धीरे से बोली। कोई बात नहीं, मैं चलूं आपके साथ कुछ दिन के लिए? आज़ा ने दिलजॉय की खातिर कहा। आलिया जो काफी देर से उसको देखकर कुल्स रही थी, अब उससे रहा ना गया। वह बोली, तुम अंदर चलो, और आज़ा चुपचाप अंदर चली गई। सामरा अपने बेडरूम में होले होले किसी से फोन पर बात कर रही थी। फिर किसी बात पर बेख्याली में उसने बुलंद ओ बांग कहका लगाया तो आलिया चौंक उठी। इतनी रात को वो बड़बड़ाकर उसके कमरे के करीब पहुंची थी कि सामरा का जुमला सुनकर ठटक कर रुक गई। कब भेजोगे फराज? मुझे बहुत डर लगता है। मैंने खुदकुशी कर लेनी है।
मगर इस अहमर से शादी नहीं करनी, यूं भी वो मुझसे नहीं, मेरी कजन के। इसी लम्हे आलिया कमरे में दाखिल हो चुकी थी और समरा के हाथ से फोन छूट गया था। अम्मी आप, वो बौखला कर रह गई थी, जबकि आलिया सिर थाम कर वही नढाल सी बैठ गई। कौन है वो? अम्मी वो बहुत अच्छा लड़का है। और फिर वो माँ के सामने हाथ जोड़े जल्दी जल्दी सब बताने लगी, सब तफसीलात। एक बात सुनकर आलिया मुतमईन हो गई थी कि जिस लड़के की वो बात कर रही थी वो बहुत अमीर था। अहमर तो उसके मुकाबले में बस मुफीद ही था। ठीक है, तुम जहां चाहती हो वहीं तुम्हारी शादी होगी। वो हामी भरकर उठ खड़ी हुई। यूं भी अकेली बेटी की खुशी उसको हर चीज से मुकद्दम थी। उसके सीने में अचानक दर्द उठा था। वो सोते में कराहा, फिर दर्द बढ़ता चला गया। उसने चीखना चाहा, मगर दम घुट रहा था। उसने साइड टेबल पर रखा शीशे का जग गिरा दिया था। छनाके की आवाज पूरे घर में गूंजी थी। जब अरम बेगम कमरे में आईं तो उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो पल भर में समझ गईं कि उनका बेटा दर्द की अंतहताओं पर है। अफरा तफरी में उसे अस्पताल ले गए। उसने माँ की बात की लाज रखी थी, मगर दिल से आज़ा को ना निकाल सका था और घट घट कर ये हालत बना ली थी। वो 2 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा था। उसके दिल को झटका लगा था और फौरी तिब्बी इमदाद से अब वो खतरे से बाहर था, मगर उसे गंभीर परेशानी से बचाना बहुत जरूरी था। आज़ा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो जो कहती थी कि उसको अहमर से मोहब्बत नहीं है, उस वक्त उसकी अपनी हालत बेहद अबतर थी। हफ्ते बाद अहमर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। हमजा और रकिया भी शहर पहुंचे थे असावर को लेने। अब घर चलो बेटा, रकिया ने कहा, तो असावर रोकर उसके गले लग गई। नहीं नहीं, रोते नहीं, हमजा तो इतने दिन से काम में लगा था। मैं कहती रही कि मुझे ले चल, ये कहता कि अम्मी एक साथ चलेंगे आपकी बहू को लेने। यूं भी मेरे बेटे का दिल भी शहर में लगता है, इसलिए हमने इधर ही एक बंगला खरीद लिया है। बस इसी को सजाने में लगा हुआ था। कहता था कि तुझे सरप्राइज देगा। ये सुनकर वो बजाय खुश होने के और रो दी थी। तभी हमजा अंदर आ गया। चलो घर चलो, अब हम सब तुम्हारे बिना उदास है। और फिर अपने वलिदैन की दुआओं में वो एक बार फिर विदा हो गई, मगर इस बार दिल पहले से ज्यादा खुश था। जलती बुझती रोशनियों के झलों में वो एक सुहानी सी शाम थी, जब घर में 2 परियां मुस्कुराती हुई अपनी किस्मत पर नाज़ा थीं। रंगो नूर का सैलाब था जो घर के कसादा लॉन में उतरा था। सारी कदुरतें ढल गई थीं और आज़ा को घर की अकेली बहू मानकर संत कबूलियत बख्श दी गई थी। वो भी कोई जिद ना कर सकी कि अहमर को खोने का हौसला उसमें ना था। अहमर कान आँखियों से बार बार उसे ऐसे देख रहा था जैसे यकीन कर रहा हो कि ये परी उसे मिल गई है ना। आज़ा ने पलटकर तिरछी नजर उस पर डाली और मोहब्बत की लिपटों में सिमटी अहमर के दिल में उतर गई।